हाय। आज का जो ये वीडियो है ना, ये जो मेरा लास्ट वीडियो है, टेक्नोलॉजी कांट सर्वाइव विदाउट इकोनॉमी, उसमें आई एक दो कमेंट जो थोड़ा सा मुझे ऐसा नहीं लगा कि लोगों ने नेगेटिव कमेंट पास किए, बट अपनी सोच के अनुसार उन्होंने कुछ लिखा। मैं उससे हरगिज़ हर्ट नहीं हुई, बल्कि मुझे एक और वीडियो बनाने के लिए एक और टॉपिक मिल गया कि लास्ट वीडियो में तो मैंने टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन जिस तरह की कमेंट आई उसमें तो पॉलिटिक्स भी आ गई। तो इस वीडियो में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, दुनिया गोल है, जहाँ से चलोगे वहीं पर वापस आके फिर से खड़े हो जाओगे। यही समझाऊंगी, नहीं समझाऊंगी नहीं, शेयर करोगे। तो उसमें एक कमेंट आया था कि मैडम आप पहले अपनी थोड़ी नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि एआई के आने की वजह से इन्फोसिस, टीसीएस और एक कंपनी का नाम उन्होंने और लिया, ज़रा इनको उठा के देखिए कि इन्होंने एआई की वजह से अपने कितने एम्प्लॉयज़ को जॉब से बाहर कर दिया। पहला सवाल मेरी तरफ से, क्या उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी की थी इन्फोसिस ने, टीसीएस ने, कि एआई की वजह से हम इनको निकाल रहे हैं? आपको क्या पता किस रीज़न से निकाला? पीछे का इतिहास उठा के देखो, कब कब लोगों को जॉब से बाहर किया गया है कंपनीज ने। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट ना टीसीएस ने जारी की, ना ही कोई और कंपनी ने जारी की है जिन्होंने अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को बाहर किया है। दूसरी बात, कुछ टाइम पहले इंडिया में एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई थी, सिर्फ कुछ टाइम पहले, आई थिंक सो 6 मंथ ही होंगे। इन्फोसिस के जो ओनर है उनका नाम मूर्ति साहब है, सुधा मूर्ति जी के हस्बैंड है, जिनके बारे में उन्होंने कमेंट में लिखा कि उन्होंने इतने एम्प्लॉयज़ एआई की वजह से बाहर कर दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये स्टेटमेंट दी थी कि सबको 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। एज पर लॉ 8 आवर्स पर वीक है, 8 आवर्स पर डे, 6 डेज अ वीक, यानी 48 आवर्स वीक है। बट वो डिमांड कितनी कर रहे हैं? 70 आवर्स। और एआई क्या कहता है, मतलब लोग क्या कहते हैं एआई के बारे में, कि एक काम जो एक व्यक्ति 2 घंटे में करता है, एआई उसे 1 मिनट में कर देता है। तो मेरा सवाल ये है कि मूर्ति साहब को लोगों से 70 आवर्स काम करना चाहिए पर वीक, इसकी डिमांड करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि मूर्ति साहब बहुत सुलझे हुए और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही नाइस पर्सन है, मैं भी बिलीव करती हूँ। बट उनकी एक स्टेटमेंट की वजह से वो इंडिया में ट्रोल हुए थे। आई थिंक सो उससे पहले वो कभी नहीं हुए होंगे और अब शायद कभी और भी नहीं होंगे। लेकिन ह्यूमन माइंड क्या है? एआई तो जो है, लेकिन ह्यूमन माइंड क्या है? इधर मूर्ति साहब ने, इन्फोसिस के ओनर मूर्ति साहब ने 70 घंटे पर वीक लोगों से डिमांड की कि इतने घंटे आपको काम करना चाहिए पर वीक। कुछ टाइम के बाद एलएनटी से स्टेटमेंट आई, एलएनटी है लार्सन एंड टर्बो, कि 100 घंटे पर वीक काम करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी जो कि बड़ी इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट थी, कि घर पे बैठ के अपनी वाइफ की शक्ल तुम कब तक देखोगे। तो जिन लोगों को ये लगता है कि एआई की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, तो ये एलएनटी, इन्फोसिस, इनको लोगों से 70 आवर्स या 100 आवर्स की डिमांड करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? एआई तो 1 मिनट में ही काम कर देता है। अब तो वर्किंग आवर्स कम हो जानी चाहिए, सोच के देखो। और उस कमेंट में एक ही कमेंट था ऐसा वैसे, कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर की पर्सन हूँ, बताया कि नहीं बताया अभी तक मैंने? हाँ, मैं टैक्स कंसल्टेंट। और एक और आया था कि क्या आप गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत प्रेशर होता है जॉब का, डेडलाइन होती है, हो सकता है कि आपके ऊपर इतनी प्रेशर वाली जॉब ना हो, आपकी डेडलाइन ना हो। तो पहले मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट
होना, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ओपन होना पसंद नहीं करती, बट फिर भी क्योंकि अब ये एक ऐसी सिचुएशन है तो मैं बता देती हूँ कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर को बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में ही हूँ, एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ। और एक टैक्स कंसल्टेंट का काम होता है रिटर्न फाइल करना, और रिटर्न की डेडलाइन होती है और रिस्पॉन्सिबल जॉब है, क्योंकि जो भी डाटा होता है कंपनी का वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा रहा होता है। तो एक डेडलाइन वाली जॉब भी है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। वो बात दूसरी कि मैं इसे बिना एआई यूज़ किए जो इन जर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उसी को यूज़ करके अपने काम टाइम से कंप्लीट कर देती हूँ। और उसके लिए मैं गॉड को ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ी हाई ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के साथ इस दुनिया में भेजा है, और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे लगातार काम करती रहती हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, मैं भी एक ऐसी जॉब में हूँ जो डेडलाइन में है। यही रीज़न है कि मैं टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को समझ पाती हूँ। रही बात नॉलेज की, तो अब जब कॉर्पोरेट सेक्टर को बिलोंग करती हैं तो चलो थोड़ी सी नॉलेज दे ही देती हूँ। इसके ऊपर लॉज भी बने हुए हैं और अकाउंटिंग के कंसेप्ट भी हैं। एक रेशो होती है लेबर टर्नओवर रेशो। लेबर टर्नओवर रेशो का मतलब होता है कि एक कंपनी से लोग दूसरी कंपनी में जल्दी जल्दी शिफ्ट करते रहते हैं, या कंपनी जल्दी जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर करती है। लेबर वो होती है जो एक प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है, और सैलरीड पीपल वो होते हैं जो ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं। जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सैलरीड पीपल में आते हैं, वो लेबर में नहीं आते हैं। जितनी ज़्यादा एक कंपनी की लेबर टर्नओवर हाई होगी उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही कमज़ोर हो जाएगी। क्या रीज़न है कि इस कंपनी में लोग टिकते नहीं हैं? ये लेबर टर्नओवर का रेशो है, वो कंसेप्ट है। इसके साथ साथ और भी इतने सारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड लॉज बने हुए हैं, बेनिफिट्स बने हैं। इसमें से एक आता है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी की कंडीशन है कि ये बेनिफिट आपको केवल तब मिलेगा जब आप कंटिन्यूसली एक ही कंपनी में 5 इयर्स जॉब करोगे। क्यों बनाए हैं ऐसे लोग? सिर्फ इसलिए ताकि लेबर टर्नओवर हाई ना हो, लोग एक ही जगह पर रुक कर काम करें, क्योंकि जल्दी जल्दी लोग छोड़ के जाते हैं तो इससे कंपनी में लॉस होता है। क्योंकि जो नया बंदा आता है वो उसको भी उस कंपनी के काम को करने में, लर्न करने में टाइम लगता है, और कंपनी स्ट्रगल करती है। नॉलेज है मुझे या नहीं, खुद से सोच लो। तो ये तो लॉस बने हुए हैं। अब बात आती है कि एआई आ गई तो लोगों को बाहर निकाल दिया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस एक्चुअली वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाती है। रॉ मटेरियल के बाद सबसे ज़्यादा हायर कॉस्ट लेबर की होती है, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट होती है, सैलरी, अदर बेनिफिट्स। अब एआई की वजह से तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिया। तो जब उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बाहर किया तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई। अगर कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो फिर क्या होगा? कंपनी में तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का रेट क्या है कंपनी का? 30%। यानी ये कंपनी फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का प्रॉफिट कमाती है और एम्प्लॉय कॉस्ट उसमें 2 लाख है, और इतने एम्प्लॉयज़ उन्होंने बाहर कर दिए, तो मान लीजिए 1,50,000 का, तो 2,50,000 का उसका प्रॉफिट आ गया और उस पर 30% से टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। तो कंपनियां तो होगी रिच, नौकरी तो लोगों की गई है ना, गवर्नमेंट भी रिच, क्योंकि उन्हें तो ज़्यादा प्रॉफिट पे ज़्यादा टैक्स मिल रहा है, तो दोनों की होगी बल्ले बल्ले। पर यहाँ तक तो बात थी कंपनी की, यानी एआई, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। अब देखते हैं इसमें पॉलिटिक्स कैसे एंटर होती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंपनी है, 5 साल पे सरकार चेंज होती है, और जब भी सरकार चेंज होती है तो पहला मुद्दा बेरोजगारी ख़त्म करने का है, और एआई ने तो बेरोजगारी बढ़ा देनी है। वोट देने का अधिकार तो बेरोजगार के हाथ में ही है, फिर क्या करोगे? बहुमत की सरकार कभी बनेगी ही नहीं। और जिस तरीके से एआई लोगों की जॉब खत्म कर रहा है, यकीन जानिए मिली जुली सरकार भी इस देश में नहीं बन पाएगी, क्योंकि
जो डेवलप कंट्रीज है ना वहाँ पे इकोनॉमिकल फ्रीडम बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, पॉलिटिकल फ्रीडम इतनी नहीं है। लेकिन इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम ज़्यादा है, जब मर्जी जो सरकार पिला देते हैं। सोच भी नहीं सकता, मोदी जी ने नारे लगाए थे 400 पार, बहुमत की सरकार भी नहीं बनी, क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं। तो जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी जिंदगी तबाह हो रही है, अभी भी सरकारों की गर्दन उन्हीं के हाथों में है। वही सबसे ज़्यादा वोटों में हेर फेर करेंगे। जिसके पास नौकरी हो वो तो फिर भी सोच लेगा बीजेपी को दूं कि कांग्रेस को दूं। लेकिन जो बेरोजगार को होकर घूम रहा है और सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है, तो प्रेजेंट सरकार चाहे किसी की भी हो, मतलब ही नहीं है जो वो सत्ता में आ जाए। इसके तो पॉलिटिकल इफेक्ट भी है एआई की वजह से। अब टैक्स तो मिल गया गवर्नमेंट को, क्योंकि हायर प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो लोगों को रोजगार देना है। क्या करेगी वो? इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खड़ा करेगी, क्योंकि कंपनीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने तो लोगों को बाहर कर दिया एआई की वजह से। वो तो लेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने तो एआई डेवलप कर लिया। तो गवर्नमेंट वोट चाहिए ना, क्या करेगी? टैक्स मिल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खड़ा करेगी। फिर क्या होगा? फिर एआई का रौल चालू हो जाएगा। तो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। ये चेन ऐसी चलेगी, क्योंकि धरती गोल है, जहां से शुरू करोगे वहीं पर आके रुक जाओगे। एआई लोगों की जॉब खत्म करेगा, और जॉब और बेरोजगार लोग सरकार खत्म करेंगे, सरकार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, फिर उस पर एआई आएगा। तो ये एक अपने आप में चेन है, चलती रहेगी। एआई अगर अपनी जगह बनाएगा तो गवर्नमेंट अपनी जगह बना नहीं सकती। कब किसकी गद्दी चली जाएगी पता नहीं चलेगा, जितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आज के इस वीडियो में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स और एंटर हो गया है। अब इस वीडियो में भी कुछ और कमेंट कर देना, क्या पता इस ब्रेन से कुछ और निकले। पढ़ने की तो है, मतलब नॉलेज की बात मत करो। देखो ऐसी बातें नहीं करते हैं, पीछे लाइब्रेरी है, ये देखो मेरे हाथ में किताब है, यहाँ पे भी किताब है, यहाँ पे मेरी राइटिंग वर्क चल रहा है, तो सब जगह किताबें पढ़ती हो यार, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, वो बात दूसरी की पूरी रिसर्च करके वीडियो नहीं बनाती, बिकॉज मैं तो एडिट भी नहीं करती, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाती हूँ और ऐसे ही बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग की कॉरिलेशन पावर है, पढ़ती रहती हूँ। बट अगर रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगी तो बड़े टॉप क्लास के होंगे, इसमें मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। बट अभी थोड़ा सा रहने दो, क्योंकि डेडलाइन मेरे पास भी है। रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और वैसे भी क्या चल रहा है, सितंबर मंथ, 15 सितंबर को इंडिविजुअल एचयूआई पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न्स जानी है, 30 सितंबर को टैक्स ऑडिट होना है, 31 अक्टूबर तक कंपनी की जानी है, और 30 नवंबर तक है ना एक और प्राइसिंग, उसकी जानी है। तो यानी डेडलाइन नवंबर तक कंटिन्यूसली है, और नवंबर एंड दिसंबर तक जीएसटी के एनुअल रिटर्न जानी है। सोच के देखो कितने बिजी हैं, और स्पीच जो मंथली और क्वार्टरली रिटर्न जाती है वो अलग से हैं। तो जॉब तो मैं सही करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की करती हूँ, डेडलाइन वाली करती हूँ, तो थोड़ी नॉलेज तो है मेरे पास। अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।